हमारे देश में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उस पर कठोर से कठोर कानून बनवावें और क्रियान्वयन भी करावें। और वैसे भी न्यायालय से ज़्यादा यह विषय राजनीतिक दलों के मुखियाओं का है। स्वयं राजनीतिक दलों की साख पर आज सवाल उठने लगा है। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो नेता चले गए मोदी जाने को तैयार। खबरदार। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे साथ पार्टियां, वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम यह है कि जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 1% वोट पड़ा होगा उस 1% वोट वाले किसी भी आदमी पार्टी को वोट दिया जा सकता है, उसके लिए खरीदा जा सकता है और उसको चंदा दिया जा सकता है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय जो है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पार्टी को फंड देने के लिए एक पारदर्शिता बनाई गई थी कि कोई भी पार्टी को अगर फंड देता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देगा तो एक पारदर्शिता बनी रहेगी और उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन आज की बात करें तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। मैंने कुछ राजनीतिक पार्टियों से बात की है, आप सुनिए क्या कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां इसके ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये 2017 में शुरू किया गया था संभवतः, और ये इसलिए शुरू किया गया था कि इससे एक पारदर्शिता आएगी और राजनीति में और चुनाव के उसमें धनतंत्र का जो नंबर 2 का काम होता था वो बंद हो जाएगा और उससे ईमानदारी आएगी। और लेकिन उल्टा इसका उल्टा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता नहीं किसने किसको दिया। सरकार को पता होता है क्योंकि बैंक को जानकारी होती है कि किसने खरीदा और किसको दिया, लेकिन अन्य लोगों को जानकारी नहीं होती है। उसका नुकसान ये है कि सरकार किसी को भी प्रताड़ित कर सकती है। और अभी तक अनुभव ये निकला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जितने बिके हैं उसमें संभवतः 60% से ज़्यादा केवल सत्ता पार्टी को मिले हैं और ये खुद एक नई तरह का भ्रष्टाचार हो गया है। हमारे जैसे लोगों का मानना यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड या किसी और तरह से प्राइवेट फंडिंग के बजाय चुनाव को सरकारी फंडिंग होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं उनकी संख्या बड़ी सीमित है। 543 लोकसभा सीट पर चुनाव होता है। मैं खाली लोकसभा की बात कर लेता हूँ और अगर एवरेज देखें तो 4 से 5 उम्मीदवार मुश्किल से मान्यता प्राप्त दलों के उसमें होते हैं। उनको अगर 50 लाख के हिसाब से भी सरकार अगर खुद अपने पास से दे तो संभवतः 1600 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। और सरकारी तंत्र के द्वारा अगर फंडिंग की जाएगी तो इससे जो भ्रष्टाचार का तमाम तंत्र काम करता है वो खत्म हो जाएगा। राजनीतिक व्यक्ति जो खुद भ्रष्टाचार करता है चुनाव लड़ने के लिए, धन इकट्ठे करने के लिए, उसके पास कोई आड़ नहीं रह जाएगी भ्रष्टाचार करने के लिए और एक सफाई हो जाएगी। मुझे लगता है ये कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प है उसका। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा काफ़ी उड़ गया है और इस बात को लेकर जो है चीफ जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़ जी ने जो है इस मुद्दे को ले लिया है और 30 अक्टूबर को इस पर फैसला भी आने वाला है। इसीलिए उठा है, इसको लेकर भाजपा में कहीं काफ़ी इसीलिए उठा है क्योंकि अगर 100 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड बिका है तो उसमें 60 रुपये से ज़्यादा भाजपा को मिलते रहे और वो सवाल लोग उठाते रहे। तो ये अपने आप में ये तो खुद चुनाव की मशीनरी को और चुनाव के सिस्टम को फेल करने वाला है। सभी पार्टियों का बराबर का हक है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे साथ पार्टियां, वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम यह है कि जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 1% वोट पड़ा होगा उस 1% वोट वाले किसी भी आदमी पार्टी को बॉन्ड दिया जा सकता है, उसके लिए खरीदा जा सकता है और उसको चंदा दिया जा सकता है। लेकिन देखने में आया कि 60% ज़्यादा खाली बीजेपी को मिल गया। तो ये तो अपने आप में समान 2022 में 600 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिले। आप 600 करोड़ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 60% से ज़्यादा उसको मिला है कुल टोटल अब तक मिला करके। तो ये अपने आप में खुद जो बराबरी का हक है, चुनाव लड़ने में बराबरी होनी चाहिए। सब दलों को बराबर का अधिकार और बराबर के संसाधन मिलने चाहिए। ये उसका खुद का उल्लंघन है। इसी तरह के विवाद तमाम पैदा हुए हैं और इसके द्वारा अवैध रूप से तमाम उसको फ़ायदा पहुंचाया गया और सरकार ने उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जिन्होंने उसके लिए बॉन्ड खरीदा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन पार्टियों को सबसे ज़्यादा फंडिंग हो रही है उनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं। इसका हम स्वागत करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह की चुनावी फंडिंग है जो धनिक वर्ग अपनी पसंदीदा पार्टियों को करता है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास फंड होगा, अतिरिक्त पैसा होगा, वही तो ये बॉन्ड खरीदेगा। और पता चला है कि
माननीय उच्चतम न्यायालय इस संदर्भ में गंभीर है, बिल्कुल गंभीर होना चाहिए। धर्म और राजनीति में सूचिता का प्रश्न सर्वोपरि होता है। हमारे आदर्श राम मनोहर लोहिया लोकतंत्र में लोक लाज के सबसे प्रबल पैरोकार थे और उन्हीं को उद्धृत करते हुए अटल जी ने भी कहा था कि लोकतंत्र में, राजनीति में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने आप में गलत नहीं है, बस ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लोग खरीदें और जिसे दें यह पारदर्शी तौर तरीके से हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का फैसला आने वाला है, अक्टूबर के अंत में फैसला आ जाएगा कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी में फंड में पैसा आता है उसकी जानकारी नहीं हो पाती कि ये पैसा किसने भेजा, कैसे भेजा। ये बड़ा महत्व है इसी को लेकर। देखिए, सार्वजनिक जीवन में, लोक जीवन में, लोकतंत्र में, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हुस्न पाकीज़ा है तो छुपाने की ज़रूरत क्या है? तो जो चीज़ पवित्र है उस पर पर्दा क्यों? मुझे ठीक से मैंने पढ़ा है, रवि राय जी के मुंह से सुना है जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, जनेश्वर जी के मुंह से सुना है कि डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े और डॉक्टर लोहिया ने बिना किसी के मांगे उनके चुनाव में कितना पैसा खर्च हुआ यह सार्वजनिक कर दिया। लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी यह मेरा लोक कर्तव्य है कि मैं सार्वजनिक व्यय से देश की महान जनता को अवगत कराऊं। राजनीति में एक एक रुपया लोक निधि होता है, न्यास होता है और उसको पवित्र भाव से उसका संकलन होना चाहिए और पवित्र भाव से पारदर्शिता के साथ उसका वितरण होना चाहिए। और मैं तो माननीय न्यायालय महोदय से यह आग्रह करूंगा कि हमारे देश में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उस पर कठोर से कठोर कानून बनवावें और क्रियान्वयन भी करावें। और वैसे भी न्यायालय से ज़्यादा यह विषय राजनीतिक दलों के मुखियाओं का है। स्वयं राजनीतिक दलों की साख पर आज सवाल उठने लगा है। एक ज़माना हुआ करता था जो व्यक्ति राजनीति करता था लोग उसे ऋषि समझते थे। लोहिया, जयप्रकाश, मधुलिमय, भले वैचारिक मतभेद क्यों न हो, पंडित दीनदयाल, नानाजी देशमुख, ये लोग ऋषि कहे जाते थे। आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके प्रति क्या आम छवि है, लोकमानस में क्या चित्र है उनके, यह सर्वविदित है। फैसला आने वाला है, इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल काफ़ी गर्म है, क्योंकि अब एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना चाहिए। और जहाँ तक जो समाजवादी सोच के दल हैं, जो समाजवादी पार्टियां हैं, उन्हें तो इस फैसले का मुक्त हृदय और मुक्त मन से स्वागत करना चाहिए। भाजपा को इस मुद्दे को लेकर बहुत हड़बड़ाहट हुई है कि क्या किया जाए, कैसे हिसाब किया जाए। अभी 5 राज्यों के बीच चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, कैसे फंडिंग शो की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के हर आदर्श को अपने सत्ता रूपी क्रूर गज के पांव तले कुचलने पे आमदा है। भाजपा के जो जीत का कमल है वह दरअसल भ्रष्टाचार के कीचड़ में ही पनप रहा है। मोदी जी ने कहा था एक बात जब वो प्रधानमंत्री बने थे, अब भाजपा माने मोदी, भाजपा माने भाजपा नहीं, भाजपा माने दीनदयाल का एकात्म मानव दर्शन नहीं, भाजपा माने अटल का राष्ट्रवाद नहीं, भाजपा माने मोदी नाम केवलम। मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। हम समझ नहीं पाए थे, उन्होंने किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा, सबको भाजपा का सदस्य बना दिया। सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में हैं और या तो फिर ईडी के राडार में हैं। चंद्रचूड़ जी के इस फैसले से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरोवा कुंजरोवा पद्धति में सच बोलती है या तो मुकम्मल झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी पर
वह सूरदास की कारी कमरिया हो चुकी है, जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही रंग चढ़ेगा, वह है पराजय का रंग, जो अभी 2024 में होने वाला है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक व्यवस्था की गई थी जिसके अंदर वो ये चाहते थे कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को अगर चंदा दे रहा है तो उसका डेटा भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच सके। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था। राजनीतिक पार्टियों को 2000 रुपये से ज़्यादा कैश लेने के लिए अनुमति नहीं है, वो अधिकृत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट की है जिसमें जो भी व्यक्ति अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो उसका डेटा कहीं ना कहीं भाजपा तक जा सके। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो मियाद होती है, जिस दिन आप खरीदते हो उससे वो 15 दिन तक ही वैलिड होता है और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बेचने के लिए अधिकृत है। हर स्टेट के अंदर एक ब्रांच उनकी अधिकृत है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, वो किसको देना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसने अगर वो चंदा सरकार को नहीं दिया, सरकार में जो पार्टी है उसको नहीं दिया, तो ये डेटा तो सिर्फ सरकार के पास है, ये सिर्फ उस पार्टी के पास है जिसकी सरकार है। विपक्ष के पास तो डेटा है नहीं कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किसने नहीं खरीदा। तो एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड या नॉर्मल माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी की मदद करना चाहते थे, उनके ऊपर एक तरीके का शिकंजा कसने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कौन सी संस्था, कौन सा उद्योगपति किस पार्टी के समर्थन में काम कर रहा है या किसको ठेका देना है, किसको पट्टा देना है। तो एक तरीके की ऐसी व्यवस्था भाजपा ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था घोषित हुई है तब से ये डेटा डिस्क्लोज नहीं किया है कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। 2022 तक लगभग 9200 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, जिसमें से 57% इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं। टैक्स की भी चोरी होती है, क्या टैक्स भी बचता है? देखिए, मुख्यतः टैक्स की चोरी तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देता है तो उसको कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है कि उसको टैक्स में रिबेट मिलता है, परंतु वो किस पार्टी को चंदा दे रहा है ये उसका स्वतंत्र विचार है। और अगर खाली सत्ता को ही चंदा मिलेगा तो फिर विपक्ष के दल कैसे चलेंगे। अब जैसे राष्ट्रीय लोकदल की अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रीय लोकदल को ना के बराबर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आया है। तो विदेशी कंपनियों की बात करें तो विदेशी कंपनियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा पैसा पार्टी फंड को देती हैं। नहीं, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि ये डेटा ही आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड कितना खरीदा, और लेकिन आपके पास ये डेटा है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाते हैं, या अगर आपने कोई उनके साथ व्यवस्था गांठ ली है तो आपको ये पता है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के पास हो सकता है। तो जिसकी पारदर्शिता करनी चाहिए, और हम कई बार कह चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है ये व्यवस्था पता चलनी चाहिए, कि जैसे ही वो व्यक्ति खरीदे कम से कम पूरे देश को तो पता हो कि आपको चंदा किस किस माध्यम से मिला है। भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आज हम कहते हैं कि ये चंद उद्योगपतियों की सरकार है, या हम ये कहते हैं कि 2 उद्योगपतियों की सरकार है, तो उन उद्योगपतियों ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, ये डेटा तो जनता के पास और विपक्ष के पास क्यों नहीं आ रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में ये केस पहुंच चुका है और 30 अक्टूबर के इस पे फैसला भी आने वाला है। इससे राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कितना फर्क पड़ने जा रहा है, क्या माहौल बनेगा? नहीं, देखिए, राजनीति थोड़ा सा सुचारू रूप में होनी चाहिए। राजनीति के अंदर विपक्ष को भी स्पेस देनी चाहिए। अगर आप डराएंगे लोगों को तो विपक्ष के पास पैसे कहाँ से आएंगे? विपक्ष के पास सत्ता चलाने के लिए या अपने दल को चलाने के लिए या सत्ता तक पहुंचने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? और जब विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो ऐसी स्थिति में सत्ता को तो हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता के बीच हम कैसे जाएंगे? दल के अपने खर्चे होते हैं, वो किस तरीके से? देखिए, हम समाज सेवा की व्यवस्था के अंदर आए हैं, हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं। हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं होता किसी राजनीतिक दल के पास, उसके पास एक ही स्रोत होता है, वो होता है चंदा के माध्यम से। उस पर भी अगर आप कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को डराने की कोशिश करेंगे कि जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो वो बॉन्ड भाजपा तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये आप अगर लाइन आप कहीं ना कहीं डालने की कोशिश करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है, विपक्ष तो कमज़ोर होता ही है, क्योंकि जो भी संसाधन है हमारे सीमित हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो
जो पारदर्शिता है उसको लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था क्रिएट करने की ज़रूरत है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे कि वो किसको चंदा देना चाहता है। उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए सत्ता दल को। हम टैक्स देखते हैं, वकील हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है और ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होता है कैसे खरीदा जाता है? देखिए, सबसे पहले जैसा आपने बताया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक है 1951, उसकी एक धारा 49 है, उसमें किसी भी तरीके से अगर उस राजनीतिक पार्टी ने 1% का मत हासिल किया हो, मान लीजिए जैसे विधानसभा का कोई चुनाव उसमें 1% का मत हासिल किया हो, तो जो इलेक्शन कमीशन होता है उस इलेक्शन कमीशन के तहत उनको एक अकाउंट आवंटित होता है, जिस अकाउंट के अंतर्गत वह संबंधित बैंक से, जैसे SBI का आप नाम ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक के माध्यम से प्रत्येक तिमाही की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आवंटित किया जाता है, जिसको आम व्यक्ति जिसका एक प्रकार का पूरा KYC हो वह खरीद सकता है। अब तिमाही का मतलब यह हो गया जैसे जनवरी, तो जनवरी के बाद मार्च में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अप्रैल से 1 से 10 तारीख, इसी प्रकार से फिर हर 3 महीने के तत्पश्चात चुनाव के टाइम ही खोला जाता है। हाँ, चुनाव के टाइम होगा, लेकिन उसके बाद भी ये हर इस प्रकार से 3 के बाद में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड उपलब्ध होता है। और ख़ासकर अगर बात करी जाए लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, तो 2024 चुनाव के वक्त में लगभग 1 माह का समय दिया जाता है और पूरे महीने के आसपास में आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को खरीद सकते हैं। विदेशी कंपनियों की बात करें तो विदेशी कंपनियां भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के जो है राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की कोशिश करती है और दिया भी जाता है। देखिए, बात बिल्कुल सही है और इस प्रकार से अगर हम देखें तो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर एक इस प्रकार की अर्जी भी दी गई कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहिए। इस प्रकार की कई राजनीतिक दल हैं जिन राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग होती है, तो एक इस प्रकार का मॉडल बनाया गया है, इस प्रकार की अर्जी दाखिल करी गई कि भाई अगर विदेशी कोई भी कंपनी है उसका व्यापार भारत में चल रहा है तो तभी उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में वह परचेस कर पाएगा। इस प्रकार का एक सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को एक लगी भी है, 30 अक्टूबर को एक डेट लगी है, उसमें फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी, चेकआउट किया जाएगा और जो भी है DY चंद्रचूड़ साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इस पर अगली सुनवाई करेंगे। और जहाँ तक है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक सबसे बड़ा निर्णय होगा। देश में जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाया गया था जिससे कि जो पार्टियों को चुनाव में पैसा मिलता है उसमें एक पारदर्शिता रहे, लेकिन बात करें तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा ये बन गया है कि सबसे बड़ा इसमें भ्रष्टाचार होता है। इस बात को लेकर CJI चंद्रचूड़ ने जो है इसको संज्ञान में लिया है और अब इस पर 30 अक्टूबर को फैसला आने वाला है कि जो पारदर्शिता है उसको बरकरार रखी जाए। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो चंदा आएगा क्या वाकई उसमें पारदर्शिता रखी जा पाएगी। सर आप ये बताइए कि जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है जो पार्टी को फंड दिया जाता है उसको लेकर आज CJI ने जो है कल जो है उस पर जो है चर्चा की थी और कहा है कि जो है इस पे जो है 30 अक्टूबर को उसका फैसला भी देंगे। क्या कहेंगे? हाँ। करेंगे, शुरुआत करेंगे, फैसला नहीं देना है, फैसला भी है। देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है, जो चुनाव में लोग उतरते हैं सभी पार्टियों को चंदा मिलता है और ये चंदा कौन देता है, किस तरह का देता है, इसका जो है पता होना चाहिए कि कितना दे रहा, कितने करोड़ का दे रहा, कितने लाख का दे रहा। वो बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो चाहे स्टेट बैंक हो या रिजर्व बैंक हो, उसका सब कागज़ रखते हैं, तो वो सबको देना चाहिए, पता लगना चाहिए कि किस धारा से आ रहा है, कौन से दे रहा और क्यों दे रहा, उसको कहाँ से लाभ ये लोग दे रहे हैं, सरकारें दे रही। जो सरकारें जो वादा करके आती हैं जनता को, उनके प्रति न वफादार होके इन व्यवसायियों के वफादार हो जा रही हैं, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को वफादार हो जा रही हैं। तो पता लगाया जाएगा ना कि कौन कितना चंदा दिया और किस पार्टी को दिया और क्यों दिया, ये तभी पता लगेगा, तभी तो जनता में जो है शुचिता आएगी, नहीं तो कभी शुचिता नहीं आ सकती। सरकारों में शुचिता कभी नहीं आएगी, जनता हमेशा परेशान रहेगी, जनता हमेशा लूटी जाएगी। चूँकि ये पैसा जो है जनता के टैक्स का होता है और ज़्यादातर उद्योगपति जो है बाई राजनीतिक जो है उनके यहाँ जमा हो जाते हैं और फिर वो चंदा के तौर पे आते हैं। तो इसका जांच जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अच्छी बात है, उसकी जांच होनी चाहिए विधिवत कि क्यों चंदा इतना दिया गया, इनको क्या लाभ मिला। तो इससे जो है शुचिता आएगी, देश के चुनाव में शुचिता आएगी, अच्छी बात है। 17 में
अरुण जेटली जब मंत्री थे वो इस चीज़ को लेकर आए थे कि जो पार्टी फंड में पैसा दिया जाता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दिया जाए और जो पारदर्शिता रहे। लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें बिल्कुल गोलमाल हो गई और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी पे भी नकेल कसी गई है इसके द्वारा। नरेंद्र मोदी को भी अब सीजीआई की पावर को समझ में आ गया। जिस तरीके से इसने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया, पुराने सीजीआईओं को इस्तेमाल किया, अब वो कठपुतली बन के नहीं रहेंगे। सीजीआई इनके लिए एक ग्रहण के रूप में है, एक जो है था ना 1.5 साल की धैया के रूप में आए हैं। और ये जब तक अपने पद पर हैं, ये उनका मोदी का कोई भी पत्ता अब हवा में नहीं उड़ेगा। कोई जो कहते हैं ना लोग, मोदी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, अब तो मोदी का भी कोई पत्ता नहीं हिलेगा। और जैसा कि लोग कहते हैं कि मोदी कहता है मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ, तो आज मुझे रफ़ी साहब का एक गाना याद आ रहा, कहिए तो एक लाइन गा दूँ। ये दुनिया नहीं, ये समझाने के लिए है नरेंद्र मोदी को कि तुम जिस सत्ता पे बैठे हो वो आज कल कोई और था, आज तुम हो कल कोई और होगा। ये तुम्हारी बपौती नहीं है, इस पर तुम कब्जात नहीं कर सकते हो। जो दुनिया में आया उसे दुनिया छोड़कर भी जाना है, सत्ता भी छोड़ के जाना है। तो नरेंद्र मोदी को आपके चैनल के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से उसकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि यार शर्म करो राजा जो बने बैठे हो, लोकतंत्र की ताकत से तुम बने हो, जो भी बने हो आज प्रधानमंत्री। तो तुम्हारे लिए एक गाना तुम्हारी नज़र करता हूँ, तुम्हारी आंखें खुल जाएं। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार, कुछ तो नेता चले गए मोदी जाने को तैयार। खबरदार खबरदार। तो ये देश की जनता का पैगाम है मेरी तरफ से कि बाज आओ नरेंद्र मोदी। तुम जिस तरीके की सियासत चल रहे हो, अब तुम्हारा दाना पानी वहाँ से उठने वाला है। तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, जितना भी हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान कर लो, अब तुम सत्ता में नहीं आओगे। और अपना प्रायश्चित तुम्हें अपना कार्यकाल छोड़ने के बाद जीवन में 10 साल जनता से नाक रगड़ के माफ़ी मांगोगे, तब यह जनता तुम्हें माफ़ करेगी। कहीं दोबारा भविष्य में तुम्हें हो सकता है सत्ता में ले आए, अब तो इस बार नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे शिकंजा कस दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या समझ में आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई मार्गदर्शन करती है देश का, तो वो दोष और गुण के आधार पर करती है। आपको बता दें कि ये आम जनता थी, इन्होंने बताया कि पार्टी को चंदा मिलना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा तो दिया जाता है, लेकिन गुप्त रखा जाता है कि ये चंदा किसने दिया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। अब आने वाले समय में ये जानकारी पूरी मिलनी चाहिए कि पार्टी को किस व्यक्ति ने चंदा दिया है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।